नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मौसम समाचार से। कृषि मौसम विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने डॉक्टर मदन खिचड़ विभागाध्यक्ष ने मौसम अपडेट जारी की है। अपडेट के अनुसार राज्य में 4 जनवरी 2023 तक खुश्क रहने की संभावना जताई गई है। वहीं दिन के अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि रात में राज्य का न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। इस दौरान राज्य में उत्तरी व उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात्रि तापमान में गिरावट आने की संभावना बन रही है, परंतु दिन का तापमान सामान्य के आसपास बने रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों तक अल सुबह व देर रात्रि धुंध रहने तथा कुछ एक स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान बीच बीच में शीत हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। हरियाणा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर है। परिवार पहचान पत्र यानी PPP में अधिक आय होने के कारण 12 लाख से अधिक लोगों के BPL राशन कार्ड काटे जाने को लेकर राज्य में मचे बवाल के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनवरी में पात्र लोगों के नाम फिर से राशन सूची में जोड़े जाएंगे और दोगुना राशन दिया जाएगा। पात्र व्यक्ति ADC कार्यालय या फिर अटल सेवा केंद्र जाकर PPP यानी परिवार पहचान पत्र के संबंध में अपनी जानकारी सही करवा सकता है। 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वालों को फिर से राशन कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा। कम आय वालों के राशन कार्ड को BPL सूची से हटाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरकार इसे लेकर गंभीर है। सरकार की मंशा है कि पात्र लोग ही योजनाओं का लाभ उठा सकें। जिनके घर में सरकारी नौकरी है उनकी जगह गरीब लोगों को राशन मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में हर 2 वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उसका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। फैमिली आईडी में दिखी अधिक इनकम, हजारों लोगों के राशन कार्ड कटे। फैमिली आईडी में इनकम अधिक दिखाने के चलते जहां हजारों लोगों के राशन कार्ड कट गए हैं, वहीं पेंशन सहित अन्य सरकारी सुविधाओं से भी लोग वंचित हो गए हैं। अब फैमिली आईडी में इनकम ठीक करवाने को लेकर लोगों के पसीने छूटे हुए हैं। जब लोग फैमिली में इनकम ठीक करवाने के लिए अधिकारियों के पास पहुंचे तो अधिकारी यह देखकर दंग रह गए कि फैमिली आईडी पोर्टल मेरा परिवार मेरी पहचान पिछले 2 दिनों से ठप है। सर्वर डाउन होने के कारण लोग इनकम सही करवाने को लेकर आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। उधर नए राशन कार्ड डाउनलोड करने वाला CRID पोर्टल भी काम नहीं कर रहा है। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा फैमिली आईडी में दर्ज इनकम को आधार मानते हुए नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। किसानों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशी से भरा होगा जनवरी महीना, मिल सकती है ये बड़ी सौगातें। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। साल 2023 के पहले महीने यानी जनवरी में किसानों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना है। किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 13वीं किस्त का इंतजार है, तो वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को 13वीं किस्त का इंतजार है। सरकार जनवरी के पहले सप्ताह में इस किस्त का पैसा किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है। बता दें कि PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल किस्तों के रूप में 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी DA मिलना भी तय है। आमतौर पर इसकी घोषणा मार्च में होती है, लेकिन कैलकुलेशन जनवरी से प्रारंभ हो जाता है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर के रूप में मिलता है। जनवरी से जून 6 माही के लिए DA में कुल 4% की दर से बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 38% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। इस हिसाब से देखें तो नए साल की पहली 6 माही में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% तक हो सकता है। हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का फेरबदल इसी महीने संभव। डिप्टी CM समेत 4 मंत्रियों की घटेगी पावर, तो वहीं अनिल विज पर संशय, तो CM खट्टर होंगे मजबूत। हरियाणा सरकार में विभागों के विलय के बाद डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला सहित 4 मंत्रियों की पावर घटेगी। वहीं अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मजबूत होंगे। कुछ मंत्रियों के बड़े विभागों को काटकर CM के पास आ जाएंगे। कैबिनेट में विभागों के फेरबदल को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसी महीने कैबिनेट में इस बड़े बदलाव को लागू कर दिया जाएगा। कैबिनेट में विभागों के फेरबदल के तहत डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के पास से लोक निर्माण विभाग यानी PWD और आबकारी एवं कराधान विभाग वापस लिए जाएंगे। इन विभागों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने पास रखेंगे। इसके बदले में 2 अन्य विभाग दुष्यंत चौटाला को दिए जाएंगे। यह विभाग कौन से होंगे, इसको लेकर जनवरी के पहले सप्ताह में फैसला हो जाएगा। हरियाणा कैबिनेट में मंत्री मूलचंद शर्मा के विभागों में भी कटौती संभव है। इनके पास से माइनिंग विभाग वापस लिया जाएगा। इसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि अवैध खनन को लेकर काफी शिकायतें मिल रही है। विभागों के विलय होने के बाद गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के विभागों पर भी संकट है। जूनियर महिला कोच के छेड़छाड़ जैसे सनसनीखेज आरोप से उपजे विवाद के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद उनका खेल विभाग भी खाली हो गया है। हालांकि अभी उनके इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री का कोई बयान अभी सामने नहीं आया है।
साल के पहले दिन लोहगढ़ पहुंचे सीएम मनोहर, बाबा बंदा सिंह स्मृति स्थल का शिलान्यास किया। बोले कालका से कलेसर तक टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। साल के पहले दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यमुनानगर के लोहागढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मृति स्थल का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की कहानी शौर्य, संत, सेनापति, बलिदान की कहानी है। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह से प्रेरणा लेकर धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने ही जमीन का हक किसानों को दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हरियाणा सरकार कालका से कलेसर तक सर्किट बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देगी। परियोजना के पहले चरण में किला, मुख्य गेट तथा चारदीवारी का कार्य किया जाएगा। लोहगढ़ स्थित इस स्मृति स्थल को 20 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित दिया जाएगा। स्मारक परिसर में पंजाब के महान किला वास्तुकला देखने को मिलेगी। संग्रहालय में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन के इतिहास के साथ साथ नवीनतम तकनीकों के समावेश के आगंतुकों को एक नई दुनिया का आभास होगा। हरियाणा के खेल मंत्री और ओलंपियन संदीप सिंह ने रविवार को अपना खेल विभाग छोड़ दिया है। उनके खिलाफ चंडीगढ़ में महिला कोच के उत्पीड़न का केस दर्ज होने का खुलासा रविवार को हुआ, जिसके बाद इंडिया के पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सुबह मुलाकात कर अपना विभाग सौंपा। संदीप बोले कि उनके खिलाफ आरोप एक साजिश है। संदीप के खिलाफ खेल विभाग की जूनियर महिला कोच ने शिकायत की थी, जिसमें खेल मंत्री पर उसके साथ छेड़छाड़ करने और धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक केस दर्ज करने के बाद इसकी जांच की जा रही है। इस्तीफा देने के बाद संदीप सिंह ने कहा कि मेरी छवि को खराब करने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है। एक जूनियर महिला कोच ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। नैतिकता के आधार पर मैंने अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। इस मामले में जांच चल रही है। जब इस मामले की रिपोर्ट आएगी उसके बाद मुख्यमंत्री अपना अगला फैसला सुनाएंगे। राहुल गांधी के कैंप में घुसने वालों की होगी जांच। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले कांग्रेस से भारत जोड़ो यात्रा का रूट प्लान मांगा है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण के दौरान राहुल गांधी के कैंप में सीआईडी के घुसने के आरोप पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से एक लेटर मिला है, वे मामले की जांच करा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि उन्होंने यात्रा का रूट प्लान मांगा है। दूसरे चरण में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इस संदर्भ में उन्होंने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। राहुल गांधी द्वारा बीजेपी और आरएसएस पर कसे तंज पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। गृह मंत्री ने कहा है कि अगर राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस के लोगों को गुरु मानते हैं तो जो उनके मन में भ्रांतियां हैं वे दूर हो जानी चाहिए थी। आरएसएस ने हमेशा राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया है। हरियाणा में विदेशी खजूर की खेती बेर की तरह तोड़कर खाया जाता है। बरही 6 वैरायटी पर रिसर्च के बाद इस पर मिली थी कामयाबी। हरियाणा के सिरसा जिले में देश का पहला भारत और इजराइल का संयुक्त प्रोजेक्ट इंडो इजराइल फल उत्कृष्टता केंद्र मांगियाना स्थापित हुआ था। आज यह देश के कई रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी को प्लांटेशन मटेरियल उपलब्ध करवाता है। यह पहला एकमात्र सेंटर है जिसने गल्फ देशों की 6 खजूर वैरायटी पर रिसर्च की और उनमें से एक वैरायटी को किसानों और हरियाणा के लिए उपयुक्त माना। बरही खजूर के प्लांटेशन के लिए भारत सरकार सब्सिडी भी किसानों को मुहैया करवा रही है। इसका प्राइस भी मार्केट में अच्छा है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से अप्रूव नर्सरी से किसान इसे खरीद सकता है और इसके बिल जिला उद्यान अधिकारी के पास जमा करवाकर सब्सिडी का लाभ उठा सकता है। यह रेतीली और नहरी दोनों ही भूमि के लिए उपयुक्त है। इस किस्म की खजूर के 1 एकड़ में 72 प्लांट लगते हैं। हरियाणा पंजाब के उद्योग पर सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर। यूपी की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का रोड शो चंडीगढ़ में भी 3 मंत्री होंगे शामिल। हरियाणा पंजाब के उद्योग पर उत्तर प्रदेश यानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नजर गड़ा दी है। यूपी में इन दोनों राज्यों के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यूपी की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2022 के रोड शो के लिए चंडीगढ़ शहर को भी शामिल किया गया है। 27 जनवरी को सिटी ब्यूटीफुल में होने वाले इस रोड शो में योगी कैबिनेट के 3 मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। इनमें औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, गृह राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति और गृह राज्य मंत्री बलदेव ओलख शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ का विशेष फोकस दोनों राज्यों की कृषि आधारित उद्योग पर है। योगी को उम्मीद है कि हरियाणा पंजाब कृषि का गढ़ है और यहाँ के निवेशकों को वह आसानी से यूपी के लिए आकर्षित कर सकते हैं। इन सब के अलावा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, ऊन, होजरी के क्षेत्र के निवेशकों पर भी यूपी फोकस करेगा। नारनौल के पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान नसीबपुर की ओर से बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद इन लाभार्थियों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए लोन दिलाने के लिए संबंधित बैंक को भेजा जाता है। जिला में बीते वर्ष यानी 2022 में 413 बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉक्टर जयकृष्ण आभिर ने बताया, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 70% सीटें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए आरक्षित होती है। उन्होंने बताया कि इसमें कोई भी बेरोजगार युवक
युवक या युवती जिसकी आयु 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच है वह प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। प्रशिक्षण के इच्छुक युवक या युवती संस्थान के कार्यालय में पंजीकरण करवा सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से डेयरी पालन एवं जैविक खाद्य निर्माण, मधुमक्खी पालन, मशरूम कल्टीवेशन, ब्यूटी पार्लर, सिलाई कढ़ाई, शॉप टॉयज मेकर व सेलर, घरेलू विद्युत उपकरण रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, पापड़ व अचार बनाना, एसी, फ्रिज व कूलर रिपेयरिंग आदि अनेक उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। IIT दिल्ली जॉब्स अपडेट। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में आई भर्ती, आप भी भेज सकते हैं अपना आवेदन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह ईमेल के जरिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जनवरी 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास व 12वीं पास होना जरूरी है। आवेदकों को फील्ड कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ईमेल के जरिए अपने आवेदन भेजने होंगे। सभी दावे फेल, हरियाणा सीईटी का रिजल्ट समय पर घोषित नहीं कर पाई एनटीए, जानिए कब होगा अब इसका रिजल्ट जारी। हरियाणा सरकार के ग्रुप सी पदों के लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी हुआ था सभी उसके परिणाम के इंतजार में है। आयोग का कहना था कि परीक्षा परिणाम 31 दिसंबर को घोषित हो जाएगा, लेकिन 31 दिसंबर को एनटीए रिजल्ट घोषित नहीं कर पाई। इससे पहले कहा गया था कि रिजल्ट 25 दिसंबर तक घोषित होगा, उसके बाद इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 कर दिया गया था। हरियाणा एसएससी के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि रिजल्ट में अभी 2 से 3 दिन का वक्त और लग सकता है। अध्यक्ष ने बताया कि एनटीए फिलहाल सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक वेरीफाई करने में थोड़ा समय लगा रही है और एनटीए भी लगातार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के संपर्क में है और लगातार डाटा की मांग कर रही है। आयोग भी डाटा भेज रहा है और एनटीए अंतिम परिणाम निकालने की प्रोसेसिंग कर रहा है, इसलिए परिणाम कभी भी घोषित किया जा सकता है। आयोग ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक एनटीए को भेज दिए हैं। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा में जो अंक लिए हैं उनमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जोड़कर फाइनल रिजल्ट घोषित करेगी। बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी वाले मैसेज से सतर्क रहे उपभोक्ता, ठगी के नए हथकंडे अपना रहे हैं साइबर ठग। रोहतक के उपायुक्त यशपाल ने जिला वासियों से साइबर ठगों से सावधान रहने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि लोगों की खून पसीने की कमाई पर डाका डालने के लिए साइबर ठग नए हथकंडे अपना रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि साइबर ठग व्हाट्सएप अथवा SMS के माध्यम से बिजली बिल न भरने की स्थिति में कुछ ही घंटों में बिजली का कनेक्शन काटने की चेतावनी देते हैं। मैसेज के माध्यम से एक फोन नंबर भी साइबर ठगों द्वारा दिया जाता है। जैसे ही उपभोक्ता उक्त नंबर पर बातचीत करता है और साइबर ठग के कहे अनुसार आगे के कदम उठाता है तो वह ठगी का शिकार बन जाता है। उपायुक्त यशपाल ने कहा कि अगर आपके पास मोबाइल पर ऐसा कोई मैसेज आए जिसमें यह कहा जा रहा हो कि बिजली बिल नहीं भरने पर बिजली काटने की चेतावनी दी गई हो तो घबराइएगा नहीं, यह एक फ्रॉड का तरीका है। इसमें बिजली बिल भरने के लिए आपको एक लिंक भेजा जाता है और जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके पैसे अकाउंट से साफ हो जाते हैं। ऐसे में अगर आपको बिजली बिल, कैशबैक या फिर ऑफर के लिए कोई मैसेज आए तो सावधान हो जाइए। हरियाणा में बीपीएल कैटेगरी से कट रहे हैं लोगों के नाम, प्रदेश की जनता हुई परेशान। हरियाणा के अधिकतर जिलों में परिवार पहचान पत्र यानी PPP में 1,80,000 रुपए से अधिक आय होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों के नाम बीपीएल श्रेणी से कट गए हैं। मोबाइल पर बीपीएल श्रेणी के नाम से कटने का संदेश भी मिल रहा है। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुष DRDA कार्यालय पहुंच रहे हैं। तकरीबन पूरे हरियाणा में ही ऐसा हाल है। अधिकांश लोगों का कहना है कि उनके पास आय का कोई साधन नहीं है, फिर भी परिवार पहचान पत्र में 2.5 से 5 लाख रुपए तक आय दर्शाई गई है। अधिकारियों के पास जा रहे हैं तो संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। जब हम ऑफिस जाते हैं तो कर्मचारी कहते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर जाकर पता करो। परिवार पहचान पत्र में जिनकी आय 1,80,000 रुपए से अधिक है उनका नाम बीपीएल श्रेणी से हटा दिया गया है। इसके मैसेज भी उनके मोबाइल पर आ रहे हैं। उन्हें जनवरी यानी इस महीने से राशन डिपो से सस्ते राशन व अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय को दुरुस्त कराने के लिए जिलों के DRDA में दिन भर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सबसे अधिक समस्या उन लोगों को है जो मेहनत व मजदूरी का काम करते हैं। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।